मित्रों, हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग फॉर जनरल स्टडीज पेपर 1। अब तक हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर के 2 मॉडल आंसर, फ्रीडम स्ट्रगल के 4 मॉडल आंसर देखे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पर अपना प्रश्न है, द थर्ड 5-year प्लान दैट इज 1961 to 66, इट वॉज डिजाइन्ड विद द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, बट अ वेराइटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स डिरेल्ड इट। इलेबोरेट फॉर 250 वर्ड्स, 15 मार्क। किन आंतरिक और बाह्य कारकों के चलते तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यांकों को हम हासिल नहीं कर पाए, उसकी यहाँ पर विस्तृत चर्चा करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आंसर राइटिंग देख के या सुन के नहीं सीख सकते, वो तो जवाब लिख के ही आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को पढ़े, फ्रॉम इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र की किताब है, वहाँ पर चैप्टर 25 to 28 ऑन इंडियन इकोनॉमी। आप शांति से अध्ययन करें, इस जवाब को लिखे, देन यू कम बैक एंड रिज्यूम दिस वीडियो और हम इसके मॉडल आंसर, कॉमन पिटफॉल, मिस्टेक्स की चर्चा करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आपने इसका जवाब लिखा होगा। किसी भी प्रश्न का जवाब मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी का कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप पहला वाक्य तो एक समान लिख सकते हैं, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द सोवियत सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टू एड्रेस इट्स वेरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसके बाद इंट्रोडक्शन का दूसरा वाक्य, वो आपको एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग किस बाबत पूछा गया है उस हिसाब से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि प्रश्न में है 5-year प्लानिंग और उसमें भी थर्ड 5-year प्लानिंग, तो आप ऐसा कुछ वाक्य बना सकते हैं, द थर्ड 5-year प्लान इट वॉज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, हाउएवर फॉलोइंग फैक्टर्स डिरेल्ड द अचीवमेंट्स, बोल के आप बॉडी में लिस्टिकल 1 2 3 4 गिनवा सकते हो। अब यहाँ पर भी हर एक पंचवर्षीय योजना के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव हमको याद नहीं हो तो भी चिंता नहीं, कॉमन ऑब्जेक्टिव यही होते हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बोल के आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का एक ये तरीका हो सकता है कि आप पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत के बारे में लिखें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कोई डेटा या जनरल नॉलेज फैक्टर देकर इस जवाब की शुरुआत करें। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रश्न है तो ऐसा कुछ डेटा जीके भी दे सकते थे। द थर्ड 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इट हैड टारगेटेड 5% ग्रोथ रेट, बट ड्यू टू फॉलोइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स वी कुड अचीव ओनली 2.2%। और बोल के फिर आप बॉडी लिस्टिकल 1 2 3 4 कारण गिनवा देंगे। वैसे ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ, रियल एग्जाम में ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कुल मिला के 12 5-year प्लान है, तो हर एक का कौन सा मॉडल था और कितनी उसमें ग्रोथ टारगेट अचीव किया था नहीं किया था हम याद नहीं रख सकते। सिमिलरली कुछ बार रट्टा मार के भी गए हो, लेकिन परीक्षा में गलती हो सकती है। इस प्रश्न में कई विद्यार्थियों ने ये गलती करी, दे सेड थर्ड 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन द महालोनोबिस मॉडल। नहीं, वो तो सेकंड 5-year का मॉडल था, थर्ड 5-year में तो ये सुखमय चक्रवर्ती एंड सैंडी मॉडल था, तो ये भी एक जोखिम रहता है। सो बेटर यू स्टार्ट विद जेनेरिक इंट्रोडक्शन लाइक दिस वन, कि इंडिपेंडेंस के बाद सोवियत सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना इस कारण से शुरू करी थी, लेकिन हम लक्ष्यांक हासिल नहीं कर पाए। खैर, तो हमने इस जवाब के इंट्रोडक्शन को देख लिया, सोवियत मॉडल एंड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कमिंग टू दी बॉडी, क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया है कि बट अ वेराइटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स डिरेल्ड इट, तो यानी हमने कारकों का बाइफर्केशन करना होगा, इंटरनल कारण ये रहे, एक्सटर्नल कारण ये रहे। तो इंटरनल फैक्टर्स बॉडी में आप कुछ गिनवा सकते हैं, पॉलिटिकल कारण क्या थे, इकोनॉमिक, रिसर्च डेवलपमेंट, डेमोग्राफी की समस्याएं। देन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर्टिकुलरली वॉर्स, डिवेल्युएशन ऑफ द रूपी, और उसके बाद कंक्लूजन कि बिकॉज ऑफ अबव रीजन्स वी कुड नॉट अचीव अवर 5-year प्लान टारगेट्स। तो अब बॉडी में एक एक करके मुद्दे देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स, उसका भी सब टॉपिक पॉलिटिकल फैक्टर्स। पहला पॉलिटिकल फैक्टर था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। 1964 आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई के बीच पावर स्ट्रगल हुआ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। देन आफ्टर सम ईयर्स, जनवरी 1966, अगेन आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, देयर वाज पावर स्ट्रगल बिटवीन मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी। तो इनके चलते केंद्र सरकार के अंदर जो अस्थिरता थी, वो लोग प्लानिंग प्रोसेस पे फोकस नहीं कर पाए होंगे। देन रीजनल इंस्टेबिलिटी, प्रादेशिक अस्थिरताएं। 1959 में केरला के अंदर कुछ आंतरिक बवाल चल रहा था, तो केंद्र सरकार ने वहाँ की साम्यवादी सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया। अब ये चीज़ तो 59 में हुई, 5-year प्लान तो 61 में आएगा, राइट। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसे एक राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया, तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसा काम होना चाहिए, वो सौहार्द थोड़ा आपस में कम हो गया होगा। इन द ईयर 1960, अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टेट से 2 राज्यों को अलग किया, महाराष्ट्र और गुजरात। अब ये भी चीज़ 61 से तो पहले हुई,
लेकिन क्योंकि दो राज्य अलग हुए तो केंद्र सरकार ने कुछ पैकेज देना पड़ा होगा, वहां पर भी अब नई सरकारें बन रही है तो इनकी आपस में अस्थिरता होगी, जिसके चलते वो भी केंद्र से जो योजनाएं बन के आई उसको बराबर से लागू शायद नहीं कर पाए होंगे। 1961 द लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज। अब ये तो एक नई ही प्रदेश हमारे भारत संघ के अंदर आ गया। इनिशियली इट वाज ज्वाइंट एज अ यूनियन टेरिटरी, तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार ने अपने बजट 5 ईयर प्लान जो पहले सोच के रखे होंगे, लेकिन अब इसके चलते जो भी सेना को खर्चा देना पड़ा, ये अब नया एक प्रदेश अपने पास आया, वहाँ पर स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाने हैं, वो सारी चीज़ों में भी अपना समय पैसा वो सब लगाना पड़ा होगा। 1965 एंटी हिंदी एजिटेशन इन तमिलनाडु, तो लॉ एंड ऑर्डर पे राज्य सरकार का केंद्र सरकार का फोकस चला गया होगा। 50 के दशक में ही असम राज्य के अंदर कुछ क्रूड ऑयल रिजर्व्स कहीं पर हमको मिले थे और बात ये चल रही थी कि उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस हम बिहार के बरौनी में लगाएंगे। इसके चलते आसाम के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो अगेन फोकस हो गया था लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। अब आप समझिए ये सारी चीज़ों को हमने इकोनॉमी और प्लानिंग के साथ लिंक करना है। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी देयर वॉज लॉट ऑफ पॉलिटिकिंग गोइंग ऑन, अनसर्टेनिटी, right? So union and state governments administrative machineries they were unable to focus on the development activities. अब समझिए केंद्र और राज्य में मंत्री होंगे, उनको ये चिंता होगी हमारी सरकार रहेगी कि नहीं, मेरा पोर्टफोलियो बचेगा कि नहीं, जो अफसर होंगे उनको ये चिंता है मेरा तबादला कहीं और ना हो जाए। सो एंड देन दिस लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, सो दे वर अनेबल टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। कुछ लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर की पूरी लंबी चौड़ी जियोलॉजी बायोग्राफी लिखना शुरू कर देते हैं, उन्होंने ये काम किया, और फिर इमोशनल आउटरीच दिखाते हैं कि कैसे इनकी मृत्यु से भारत देश को बहुत बड़ा झटका लगा, लोगों के स्वप्न और आकांक्षाएं टूट के बिखर गई वगैरह। वो सब बराबर है, लेकिन प्रश्न क्या है, व्हाट वर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब बहुत सारे फैक्टर्स में ये तो एक या दो ही कारण है, ठीक है, तो आप अपने 150 वर्ड्स के अंदर ऐसा भी गलती नहीं करनी चाहिए कि 100 वर्ड्स तो इन दोनों की महिमा मंडन में ही अपने चले गए। सो प्लीज राइट इन कंसाइज मैनर। तो यहाँ पर हमने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, रीजनल इंस्टेबिलिटी, ये दो कारणों को देखा। कुछ और इंटरनल फैक्टर्स। इकोनॉमिक पॉलिसी। आवर इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग दिस 50s एंड 60s इट वाज इनवर्ड एंड रिग्रेसिव। हमारा एक उद्देश्य था सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर बनना। अब इसके चलते हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि बाहर से आयात होने वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी डाली जाएगी। और कोल्ड वॉर के चलते बाहर विदेश से आने वाले निवेश को भी शक की नज़रों से देखा जाता था कि ये तो कहीं अमेरिका या रशिया की कुछ साजिश तो नहीं होगी। सो देयर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब स्वाभाविक है जब ऐसी एक माहौल होगा तो बाहर से कोई कैपिटल गुड्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, आईफोन, ऐसी कोई चीज़ अपनी इकोनॉमी में आई ही नहीं होगी कि जिसको देख के हमें कुछ नया करने का प्रोत्साहन मिले। सेकंड 5 ईयर प्लान था महालनोबिस मॉडल। वहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन हैवी इंडस्ट्री मतलब वो पूरी चीज़ को बनाने में ही 10-15 साल तो वो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में चले जाएंगे। तो अभी के अभी तीसरे पंचवर्षीय योजना में वो सारे फ्रूट्स आपको डेवलप होके दिखे और उसकी मदद से आप एक नेक्स्ट जंप मार दे, ठीक है, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमको जंप मिल जाए, ऐसा यहाँ पर होने की अभी देरी थी। बिकॉज दिस इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दे हैव अ वेरी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1952 से ही हमने ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्राम विकास के ऊपर भार देना शुरू किया था। बट बाय द 60s सरकार ने देखा कि ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन के चलते वो सारी चीज़ें अभी तक लागू नहीं हो पाई थी। अभी पंचायती राज एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी वो चीज़ तो आने की देरी है, दैट विल हैपन बाय द 73rd अमेंडमेंट इन 1992, तो ये काम अभी हुआ नहीं था। 1956 में जमींदारी एबोलिशन एक्ट, उसके बाद कुछ लैंड सीलिंग के कानून, यानी कि एक व्यक्ति इतने बीघा से ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता, वो सारी चीज़ें हमने लागू तो करी, बट इन लेटर एंड इन स्पिरिट वो चीज़ें ग्राउंड पे अभी लागू होनी बाकी थी। हमने लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार के लिए भी कुछ आंदोलन चलाए, लेकिन इन सब चीज़ें अगेन दिस ऑल्सो हैव सम लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, तो तुरंत ही जो एग्रेरियन सोसाइटी में बदलाव लाना चाहिए वो अभी ला नहीं पाए थे। दे वर स्टिल इन नेशन स्टेज, बेबी स्टेज। उसके ऊपर 1965-66 दे वर ड्रॉट ईयर्स, अकाल सूखे की परिस्थिति थी। और अभी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, वो सारी चीज़ें लागू होंगी, बट दैट विल हैपन इन लेट 60s, और वो भी गेस्टेशन पीरियड उसका भी होगा। तो इन कारकों के चलते अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़िया नहीं थी। अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर नए प्रकार के सीड्स, फर्टिलाइजर, कोई ट्रैक्टर उसको खरीदना है, उसके लिए भी एग्रीकल्चर क्रेडिट चाहिए, कृषि ऋण की आवश्यकता।
लेकिन अभी तक गांव-गांव में बैंकों का नेटवर्क खुलना बाकी है। उसके लिए तो कुछ प्राइवेट बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, बट दैट विल हैपन इन द ईयर 1969। अलग से रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाई जाएगी, बट दैट विल हैपन इन 1976। और एग्रीकल्चर क्रेडिट और इसको प्रोत्साहन देने के लिए नाबार्ड नाम की एक अलग से संस्था बनाई जाएगी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट दैट विल हैपन इन 1982। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट की बहुत समस्या थी, जिसके चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट हमारा कम था। और क्योंकि ज़्यादातर अपने लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड थे, तो अगर ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो हम अपने ग्रोथ के टारगेट कैसे अचीव कर पाते। मित्रों, भारत के अंदर बैंकिंग सेक्टर का एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द बैंक, ये नाबार्ड, सिडबी वगैरह चीज़ें वो मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा BES 17 प्ले लिस्ट, और वहाँ पर बैंकिंग क्लासिफिकेशन नंबर 2, वहाँ से लेके 3-4 वीडियो आप देखिए, ये सारा माल कवर हो जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, प्रश्न ये था कि किन कारणों के चलते हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के टारगेट्स हासिल नहीं कर पाए। तो इंटरनल फैक्टर्स में पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इवन एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज हमने देखे। नाउ सम इश्यूज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि हमने एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर कहीं पर भी ग्रोथ लाना है, वी नीड न्यू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, जिसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट करना मांगता है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू को भी ये बात तो पता थी, इसलिए उन्होंने नेशनल लेबोरेटरीज, IITs, इन सब की स्थापना तो की, बट दिस इंस्टीट्यूशंस वेर सफरिंग फ्रॉम ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन। इसलिए जो प्रतिभावान व्यक्ति थे उनको वहाँ पर प्रोत्साहन नहीं मिलता था। प्रतिभावान साइंटिस्ट होगा, कोई इनोवेटर होगा, वो भारत छोड़ के बाहर चला जाता था। प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। फॉर एग्जाम्पल, हरगोविंद खुराना, एक भारतीय वैज्ञानिक, 1966 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता हासिल की, एंड देन इन 68 ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर DNA डिकोडिंग। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसे तो कितने सारे प्रतिभावान लोग चले गए होंगे। एडिशनली, क्योंकि हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से आने वाले सामान पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, विदेशी निवेश वगैरह को, विदेशी कंपनियों को भी अनुमति नहीं थी, तो इसके चलते अपनी लोकल इंडस्ट्री तो जो भी फर्नीचर, साइकिल या स्कूटर बना दे वो तो बिकना ही था, बिकना था। सो दे डिड नॉट हैव एनी कॉम्पिटिशन टू इनोवेट। तो इसके चलते भारत में कोई अच्छा इनोवेटर भी होगा तो इसे प्राइवेट कोई सेक्टर में स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल फंड ऐसा कुछ मिल जाए, वो सब बातें दूर की हैं अभी। तो इस प्रकार से साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट बॉटलनेक्स भी हमारे ग्रोथ रेट को कमज़ोर कर रही थी। देन डेमोग्राफी। इन द 50s एंड 60s भारत का फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर बहुत ज़्यादा था, लेकिन सामने एजुकेशन स्किल प्रोग्राम का पेनिट्रेशन होना चाहिए गांव-गांव तक, वो हो नहीं पाया था। मैंने आपको आगे भी बताया कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 52 में ही चालू हो गए थे, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन, जिसके चलते पॉपुलेशन हैड बिकम अ बर्डन रादर देन एन एसेट। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड और वो सब तो अभी दूर की बातें हैं। सो दिस वेर सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स दैट डिरेल आवर प्लानिंग प्रोसेस। नाउ लेट अस मूव टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें सबसे बड़ा कारण था वॉर्स, युद्ध, लड़ाइयाँ। 1959 से तिबेट के अंदर दलाई लामा और वहाँ के बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर चीनी सेना के अत्याचार के चलते वो लोग धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश और भारत की ओर विस्थापन करके आ रहे थे। तो उन सब रेफ्यूजीज़ को उनके मैनेजमेंट की हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। देन 1962 भारत और चीन की लड़ाई, 1965 भारत पाकिस्तान की लड़ाई। अब इन सब युद्ध और रेफ्यूजी समस्याओं के चलते जो पैसे हमने डेवलपमेंट, विकास के कामों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किलिंग में लगाने थे, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा हमने ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे लगाना पड़ा। अपनी फीजल डेफिसिट यानी कि राजवित्तीय खात या राजकोषीय खात, वो भी बढ़ते बढ़ते GDP का 7% हो गई। अब ऐसी परिस्थिति होगी तो महंगाई को वो बढ़ाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम कराएगी, और वो सबके चलते भी अपने ग्रोथ रेट को नुकसान हुआ। यहाँ पर भी एक गलती से आप बचे। कुछ लोगों के पास मुद्दे नहीं होते तो वो कैसे भारत और चीन की लड़ाई हुई या कैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसके वर्णन में बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया 150 वर्ड्स के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द मैनी रीजंस, राइट। तो 3-4 लाइन से ज़्यादा इसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना चाहिए, और उसको भी इकोनॉमी के साथ लिंक करना है कि लड़ाई तो हुई पर इकोनॉमी को क्या असर हुआ उससे, डेवलपमेंट फंड्स में डाइवर्टेड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को असर, डबल डिजिट इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह। देन कोल्ड वॉर, शीत युद्ध एंड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। अमेरिका और रशिया उनके साथ अलाइन कर देने वाले देशों को डेवलपमेंट एड, डेवलपमेंट फंड के नाम पे ढेर सारा पैसा देते, लेकिन क्योंकि भारत नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी परस्यू कर रहा था, इसलिए ये दोनों देश हमको इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट एड नहीं देते थे। एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, इंडो पाक वॉर के चलते अमेरिका ने अपना PL 480 प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया, यानी कि अमेरिका से आने वाला सस्ता गेहूं और अनाज बंद हो गया। और भारत के अंदर तो 65-66 वैसे भी अकाल की परिस्थिति थी, तो सोचो कि फूड शॉर्टेज की समस्या कितनी गहराई होगी। देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन, जो कि अपने ग्रोथ रेट को असर कर रहा था।
एंड लास्टली डिवैल्यूएशन, क्योंकि भारत के पास बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसी इनोवेटिव इंडस्ट्री अभी तक बनी नहीं थी। उल्टा वॉर्स के चलते एक तो ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता, गोला बारूद ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ आवर लो फॉरेक्स रिजर्व्स एंड द प्रेशर ऑफ IMF, इंडिया हैड टू डिवैल्यू इट्स रूपी बाय 35% अगेंस्ट द डॉलर। डॉलर के सामने अपने रुपये को हमने खुद से ही अवमूल्यन करना पड़ा। अब समझिए, डॉलर इधर है और अपना रुपया जितना था उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो यानी कि इंपोर्ट होने वाली चीज़ें पहले से और महंगी हो जाएंगी। बेशक हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उसमें हमको ज़्यादा पैसा कमाने को मिलेगा और बाहर के लोगों को वो चीज़ सस्ती लगेगी, वो ज़्यादा खरीदेंगे भी। लेकिन ये ज़माना ऐसा था, मैंने आपको बताया, भारत के अंदर कोई रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन तो हो नहीं रहा था कि भारत का कोई सामान बाहर किसी को खरीदना पसंद हो। सो दिस ऑल्सो शोज दैट इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ें भी भारत के फेवर में नहीं थी और उसके चलते भी ग्रोथ स्टोरी को असर हुआ। मित्रों, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, रूपी के डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ें मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ। आप मेरी यूट्यूब चैनल के सर्च बॉक्स में टाइप करें BOP नंबर 2 और आपको वीडियो मिल जाएगा। खैर, अब जवाब को कंक्लूड करते हैं। हमारे पास 150 शब्द में लिखने के लिए ढेर सारा माल आ गया है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट the third 5-year plan had targeted 5% growth rate, but due to aforementioned internal and external factors, we could achieve hardly 2.2%. अब ऐसा लिख के कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि डेटा, जनरल नॉलेज, इससे हम 5-year प्लान की शुरुआत करना जितना इम्प्रैक्टिकल है उतना ही अंत करना भी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि रियल एग्जाम में ऐसे 12 के 12 प्लान के आप कितना याद करके जाओगे, राइट? सो इग्नोर दिस। हम जेनेरिक टर्म्स में बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ अबाउट रीजंस काम हो नहीं पाया। Thus, due to aforementioned internal and external factors, the third 5-year plan and its targets for growth rate, industrial output, employment generation, they could not be achieved. ये तो जेनेरिक है चीज़ें, ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, हुआ था नहीं हुआ था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया था। इस प्रकार से आप इस पॉइंट को रख सकते हैं। अगर आपको कुछ और ज़्यादा याद आ जाए तो आप लिख सकते हैं, द इकोनॉमी वॉज इन सच टर्मोइल दैट वी हैड टू डिक्लेयर प्लान हॉलीडे फ्रॉम 1966 to 69। तो आप देखिए कि 1961 में थर्ड 5-year प्लान शुरू होता है एंड 69 तक तो प्लान हॉलीडे जैसी परिस्थिति बन जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट एंटायर डेकेड, एक पूरा दशक, इट वाज अ लॉस्ट डेकेड एंड इट्स आफ्टर शॉक्स स्टाइमिड द ग्रोथ इवन इन दी सब्सिक्वेंट प्लान्स। ये 61 से लेकर 70 तक जितना भी रूरल डेवलपमेंट में काम होना चाहिए था, जितने स्कूल, हॉस्पिटल, स्किल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था, वो काम क्योंकि यहाँ पर नहीं हो पाया, तो उन चीज़ों का डिविडेंड जो हमको नेक्स्ट 5-year प्लान में मिलता है या उसका जो कैटालिस्ट, उद्दीपक का काम करता, वो चीज़ें अगले 5-year प्लान में वो भी नहीं हो पाया। सो दिस लॉस्ट डेकेड टाइमिड दी ग्रोथ इवन इन दी सब्सिक्वेंट प्लान्स। इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इस जवाब में लोग क्या क्या गलतियां करते हैं? सबसे पहले तो ये 60s 5-year प्लान नेहरू देख के वो इस पूरी चीज़ को सोशलिज्म, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ मारपीट के जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। सो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसको कनेक्ट करूँ ऐसी सोच के साथ वो लिखना तो शुरू करते हैं, बट ज़्यादा पैराग्राफ्स इसी में चले जाते हैं रादर देन कमिंग टू द मेन टॉपिक, दैट इज व्हाट वेर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। और एक बात दोस्तों, ये सोशलिज्म इट वाज एडेड इन आवर प्रीएम्बल इन 1976, तो ये पूरी चीज़ को वहाँ पर कनेक्ट करना वैसे भी थोड़ा मुश्किल है। आप जो पूछा गया उसकी बात करो, या आगे पीछे क्या वो उसमें ज़्यादा मत जाओ। वर्बोज एक्सप्रेशन, कुछ लोगों के पास क्योंकि फैक्टर्स का लिस्ट कम होता है तो वो हर एक फैक्टर क्या करेंगे, दिस डिरेल द प्लानिंग प्रोसेस, दिस डिरेल द, हर एक वाक्य का इस प्रकार से अंत करेंगे, तो इसके चलते आपका जवाब बेफिजूल में ज़्यादा लंबा हो जाता है। सिमिलरली भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चीन का युद्ध, वो क्यों, कैसे, कहाँ पर हुआ, कैसे हम हारे या जीते, वो लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पर नहीं लिखनी है। 1-2 वाक्यों में ही उसको इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर देना है कि कैसे डेवलपमेंट फंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में चला गया, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, डबल डिजिट इन्फ्लेशन वगैरह। तो ये वो लंबी चौड़ी युद्ध की कहानी, शौर्य गाथा यहाँ पर नहीं लिखनी। उसी प्रकार जो प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हो गई उससे कैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का फोकस, वो सारी बातें लिखनी है रादर देन कि उन लोगों ने अपनी जीवनी में क्या किया था, उनकी बायोग्राफी यहाँ पर नहीं लिखनी। तो ऐसे जवाब में ये सब करके जब पैडिंग किया जाता है तो मेन कंटेंट आप लिख नहीं पाते या लिखते नहीं क्योंकि आपके पास है ही नहीं, उसके चलते फिर मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे नहीं। पुअर सेंटेंसिंग, defeat by China harmed our reputation abroad. Afterwards, Pakistan also felt encouraged, which was a double damage for us. अब वो सब बराबर है, लेकिन वो इकोनॉमिक प्लानिंग और थर्ड 5-year प्लान को कैसे असर करता है वो पूछा गया है, राइट? सो यूज स्पेसिफिक वर्ड की कैसे डेवलपमेंट फंड डाइवर्ट हुए, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गई वगैरह। देन फैक्चुअल एरर्स, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं वी फॉट 2 wars विथ पाकिस्तान।
अगर आप 71 के वॉर की बात करें तो उस वक्त तो थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हो गया था। तो जरा लिखने में सावधानी रखें। कुछ लोग ये लिखते हैं वी हैड अडॉप्टेड महालोनोबिस मॉडल फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान, नो इट वॉज फ्रॉम सेकंड 5 ईयर प्लान। तो फैक्चुअल एरर ना करें। कुछ लोग हवाबाजी में कुछ भी ग्रोथ फिगर लिख देते हैं, वी हैड टारगेटेड 8% ग्रोथ रेट बट वी कुड अचीव ओनली 5% ग्रोथ। अगर आपको आंकड़े पता नहीं है तो गलत आंकड़े ना लिखे, उससे उल्टा इंप्रेशन खराब होती है। और वैसे भी मित्रों ये 60s के ज़माने में हमारे अर्थशास्त्रियों को भी पता था कि 8% ग्रोथ रेट तो बहुत बड़ी बात है, वो उतना तो उन्होंने भी सपना नहीं देखा होगा। देन लॉजिकल स्ट्रक्चर, मुद्दों को क्लब किया जाए, रीजनल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, राइट। एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। कुछ लोगों का सीक्वेंस जो दिमाग में आया वो ऐसे लिखेंगे कि पहले द्रविडियन राइट हुए, देन देर वॉज प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, देर वॉज नो ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर उनको अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, मतलब यहाँ कोई साइंटिस्ट नहीं होगा, तो जोड़ते हैं देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। फिर वापस पता नहीं किधर से उनको याद आ गया कि देर वर एजिटेशंस इन असम ओवर द रिफाइनरी मूवमेंट। तो अब द्रविडियन राइट्स एंड असम रिफाइनरी मूवमेंट, दीज आर ऑल रीजनल इश्यूज जो वहाँ पर माहौल चल रहा था। तो एक साथ क्लब करके अगर आप लिखें तो लॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बढ़िया दिखेगा। एंड लास्टली, टू मच इमोशनल क्राई आउट अबाउट द पॉवर्टी एंड फेमाइन। कैसे अकाल पड़ा था, लोगों के पास 2 वक्त खाने को रोटी नहीं थी, अपने बच्चों को बेच देना पड़ता था, ये वो सारी दुखद घटनाएं हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न 150 शब्द में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमने समराइज करना है, तो एक चीज़ पे पूरा फिक्सेट नहीं हो जाना चाहिए। मैंने आपको इंपीरियलिज्म वाले प्रश्न में भी बताया था, भारत सोने की चिड़िया था, कैसे अंग्रेजों ने शोषण किया तो हमारे बुनकरों ने अपनी उंगलियां भी काट देनी पड़ी। ये पूरी जो रोना धोना, इमोशनल क्राई आउट एंड एम्बेलिशमेंट, ट्राई टू अवॉइड दिस। अब आप अपने जवाब को सेल्फ असेस करें। मैं आपको कुछ बेंचमार्क देता हूँ। 15 मार्क का प्रश्न था, यानी खुद को 0 से कम भी नहीं देने हैं और 8 से ज़्यादा भी नहीं देने हैं। सबसे पहले आपके जवाब का इंट्रोडक्शन, उसके लिए 0 से लेकर 2 मार्क दीजिए। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल या प्रियम्बल के साथ मार पीट के ज्वाइन करने का कुछ आपने प्रयत्न किया है, गिव योर सेल्फ 0। अगर गलत ग्रोथ रेट कोट किए हैं तो गिव योर सेल्फ 0। सोवियत मॉडल और इस प्रकार से कुछ अच्छी बात लिखी है तो 1 या 2 मार्क आप अपने को दे सकते हैं। देन कंक्लूजन, अगेन ग्रोथ फिगर गलत लिख दिए, 8% टारगेट 5% ही मिल पाया था, गिव योर सेल्फ 0। अगर आपने ऐसे ही सामान्य कंक्लूजन किया कि बिकॉज ऑफ अबाउ रीजंस वी कुड नॉट अचीव द टारगेट्स एंड दिस स्टाइमिड आवर ग्रोथ इवन इन द फ्यूचर प्लान्स, तो आप अपने को 1 दे सकते हैं। अगर आप साथ में ये भी लिखते हैं कि वी हैड टू डिक्लेयर द प्लान हॉलीडेज इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो आप खुद को कंक्लूजन के 2 मार्क दे सकते हैं। देन द बॉडी पार्ट, 1 से लेके 4 मार्क दीजिए यहाँ पर। अगर किसी पीएम, किसी वॉर का आपने नाम नहीं लिखा तो अपने को 1 से ज़्यादा मार्क मत दो। अगर आपने केवल पीएम के डेथ हो गए और हमने ये चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करी, उसके ऊपर ही पूरे फिक्सेट होकर जवाब लिखा है, तो बॉडी में आप खुद को 2 से ज़्यादा मार्क मत दीजिए। देन लॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रश्न में खुद ही प्रस्तावना में लिख दिया था कि वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स डिरेल द प्लान, तो आपने उसी बाइफर्केशन में इंटरनल फैक्टर्स अलग से लिखने थे या एक्सटर्नल अलग से लिखने थे। अगर पूरी खिचड़ी साथ में ही आपने चढ़ा दी है, देन गिव योरसेल्फ -1 फॉर द लॉजिकल स्ट्रक्चर। उसी प्रकार ये फोर्स का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर की डेथ का जिक्र किया, लेकिन उसको आपने इकोनॉमी के साथ टाइप करके नहीं दिखाया, देन अगेन यू शुड गिव योरसेल्फ -1 फॉर द लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग। कंसाइज एक्सप्रेशन, अगेन ये पीएम और वर्ब पे ही लंबी चौड़ी जीवनी लिखती थी, तो वर्बोज एक्सप्रेशन रहा है, कंसाइज नहीं था, -1 काट दीजिए। लैंग्वेज, अगर आप हिंदी, गुजराती, मराठी, प्रादेशिक भाषा में परीक्षा दे रहे हैं और फिर भी जवाब में प्लानिंग, डेफिसिट, जीडीपी, टारगेट ऐसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रॉपर टर्म्स लाइक आयोजन या योजना की गई, राजवित्तीय या राजकोषीय खाद, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, टारगेट लक्ष्यांक हासिल नहीं कर पाए, उस प्रकार की भाषा का, देन डोंट कट मार्क्स। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि +1 अपने को देना है, राइट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर नहीं होंगी तो आपके मार्क्स मिलने वाले उससे कम हो जाएंगे, लेकिन अगर होगी तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क भी इसके मिलेंगे। एनीवेज, अकॉर्डिंगली 0 से खुद को कम भी मार्क नहीं देने हैं और ये सब जोड़ते हुए खुद को 8 से ज़्यादा मार्क भी नहीं देने हैं। ऐसे कई विद्यार्थियों के मॉक आंसर कॉपीज मैंने इवेलुएट की हैं। ओवरऑल चित्र कुछ ऐसे बनता है, कुछ लोग जो 15 मार्क्स में से 4 से ज़्यादा के लायक नहीं होते, उनके जवाब की घूम फिर के बात इतनी होती है, 2 बार लड़ाइयाँ हुई, 2 पीएम की मौत हो गई और अमेरिका ने अपना फूड एड प्रोग्राम कट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और बाकी सब इमोशनल क्राई आउट ही होता है, चाहे वो नेहरू की डेथ के लिए वो रोना धोना करे या कैसे अकाल के चलते 2 टाइम खाने को नहीं मिलता था। ऐसा करके वो पूरी खिचड़ी पकाने की कोशिश करते हैं 250 वर्ड्स की, लेकिन क्योंकि जवाब के मुद्दों में दम नहीं है तो 4 से ज़्यादा के लायक नहीं है। अगर आपने इनसे ज़्यादा अच्छा प्रयत्न किया है
देन यू कैन गिव योर सेल्फ अप टू 5, 6, 7, 8 मार्क तक दे सकते हैं, प्रोवाइडेड इंट्रोडक्शन सोवियत प्लानिंग कोई अच्छी जो शुरुआत की है, बॉडी में ये सब कारण के अलावा भी वेराइटी ऑफ अदर फैक्टर्स आर मेंशन, राइट, एंड देयर इज लॉजिकल स्ट्रक्चर की पीएम वॉर वो सारी चीज़ कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, देन यू कैन गिव योर सेल्फ अप टू 8 मार्क्स। एनीवेज, इस प्रकार से हमने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का एक मॉडल आंसर देखा। अब सिलेबस के अगले मुद्दे पे जाते हैं, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रश्न है, डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर्स दैट कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। मध्य पूर्वीय देशों में उपनिवेशवाद के अंत की प्रक्रिया को जटिल बनाने वाले कारकों की संक्षेप में चर्चा करें, 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। अब किसी एक किताब में इसका अच्छा जवाब या कंटेंट मिलेगा नहीं, आई वुड सजेस्ट आप इंटरनेट पे थोड़ा ये टर्म सर्च कर लीजिए, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, और ये जवाब लिखने का प्रयत्न कीजिए। हम लोग मॉडल आंसर, कॉमन मिस्टेक देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।